डेवल ब्रदर्स की सनक भरी मोहब्बत भाग 21-40। अंश अपने घर में हॉल में बैठा कुछ परेशान और कुछ नाराज सा बैठा हुआ था। और वो अपने घर में पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ था। इस समय उसकी दोनों आंखें बंद थी, साथ ही चेहरे पर एक अलग ही डर बसा हुआ था। अंश अपने आप से ही बातें करते हुए खुद से ही बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना था जान, हम दोनों ही भाई तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और तुम हो कि हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, हमसे दूर जाना चाहती हो। तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी चाहकर भी तुम्हें वंश के गुस्से से नहीं बचा सकता हूँ, ना ही भाई को कुछ भी तुम्हारे साथ गलत करने से रोक सकता हूँ, क्योंकि गलती तो तुमने की है और उसकी सजा भाई तुम्हें देकर ही रहेगे। ये बोलते हुए ही अंश भी परेशान सा हो ही रहा था। उतने में ही उसे सामने से वंश आते हुए देखता है, जिसकी गोद में प्रिया थी और उसकी हालत काफी खराब थी। साथ ही उसके बदन पर वंश की सर डली हुई थी। साथ ही वंश के बदन पर काफी कम कपड़े थे, मगर उसके होठों पर गुस्सा अभी भी था। तो प्रिया वह जोरों से रो रही थी। जब अंश उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से डर दोनों से ही फैल जाती हैं, मगर वह कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही वंश अंश को पूरी तरह से इग्नोर कर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगता है और सीधे अपने कमरे में जाकर एक तेज आवाज के साथ ही डोर लॉक कर देता है। उस डोर की आवाज सुनकर अंश की आंखें वापस से डर से भर जाती हैं और वह डरते हुए ही वंश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। तो वंश प्रिया को लाकर बेड पर पटक देता है और उसके बगल में ही बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तो प्रिया डरी सहमी ही वंश की आंखों में देख रही थी, जिसकी आंखों में अभी भी गुस्सा मौजूद था और वह गुस्से भरी नजरों के साथ ही उसे घूर रहा था। इस समय प्रिया को वंश से काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत ना थी जो वह वंश से कुछ भी बोल पाए। वंश गुस्से में ही बेहद खतरनाक आवाज में ही बोला, तो जान बताओ, क्या वापस से तुम भागने का सोचोगी? तुम भागोगी यहाँ से? ये बोलते हुए ही वह घूर रहा था प्रिया को। प्रिया रोते हुए ही ना में सर हिलाते हुए ही बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ समय के लिए एक अकेला छोड़ दो। बोलते हुए ही वह जोरों से रो रही थी। जिसे रोते देख वंश कुछ बोलता उससे पहले ही कमरे का डोर खुलता है और अंश अंदर आता है। डोर की आवाज सुनकर वंश अंश की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रहा था। जिसे देखकर वंश अपने चेहरे पर हल्का गुस्सा लिए हुए ही बोला, सारी गलती तेरी है। अगर तू इसे इसके घर ना जाने देता तो आज ये ऐसे भागी ना होती और इसकी ऐसी हालत ना होती। समझा देना इसे आइंदा से भागने की कोशिश ना करे, वरना मैं इसके दोनों पैरों को काट दूंगा और मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। इस बात का ये बोलते हुए ही वह घूर कर प्रिया को देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वंश के बाहर जाते ही प्रिया जोरों से रोने लगती है और रोते हुए ही अपने आप को समेट लेती है। प्रिया की ऐसी हालत देखकर अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह बेड की तरफ बढ़ते हुए ही बोला, जान। जैसे ही अंश प्रिया का नाम लेता है, ठीक वैसे ही प्रिया अपनी नजरें उठाकर अपनी आंसुओं से भीगी नजरों के साथ ही अंश को देखती है, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। जिसे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर प्रिया डर जाती है और डरते हुए ही अंश को देखकर बोली, क्या अब आपको भी वही सब करना है जो आपके भाई ने मेरे साथ किया? इतना बोल प्रिया रो पड़ती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश के बैग की तरफ बढ़ रहे कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें दर्द से भर जाती हैं। अंश अपनी दर्द भरी आवाज में ही बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था जान, मगर तुमने मेरा भरोसा और दिल दोनों ही तोड़ दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए ही अंश प्रिया के पास आकर बैठ जाता है। प्रिया हल्के गुस्से में अपने बदन पर डली शर्ट अपने शरीर से अलग कर उसे जमीन पर फेंक चिल्लाकर बोली, और ये जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया, क्या वो सब सही है? देखो मुझे और बताओ, क्या ये सब सही है? ये बोलते हुए ही प्रिया जोर से तो पड़ती है। तो अंश जब प्रिया के नग्न बदन को देखता है, जिस पर काफी सारे दांतों के काटने के निशान बने हुए थे और साथ ही कुछ जगह पर खून जम चुका था, जब अंश प्रिया के बदन पर बने उस सारे निशानों को देखता है तो वह अपनी नजरें झुका लेता है। जिसकी झुकी हुई नजरों को देख प्रिया गुस्से में ही चिल्लाकर बोली, क्या हुआ? ऐसे नजरें क्यों फेर लिए? आओ और मुझ पर टूट पड़ो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारा भाई मुझ पर टूट पड़ा था, भूखे जानवर की तरह। आओ ना, रुक क्यों गए? अपनी नजरों को उठाओ और करो मेरे साथ वही सब जो उस रात किया था। तुम्हें तो मेरे कपड़े फाड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी होगी, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? शुरू हो जाओ, आओ नोचो मुझे और खा जाओ। इतना बोल प्रिया जोर से रो पड़ती है। जैसे ही प्रिया अपनी बात खत्म कर रोने लगती है, ठीक वैसे ही अंश अपनी आंखों में नमी लिए प्रिया के करीब जा उसे अपने सीने से लगाकर बोला, प्यार करता हूँ जान, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना बोलकर वह रुक जाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद बोला,
हाँ, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया क्योंकि मैं गुस्से में था, क्योंकि तुमने हमारा प्यार ठुकरा कर किसी और से शादी करने का फैसला जो किया था, इसलिए गुस्से में तुम्हारे साथ में गलत कर बैठा। मगर इसका मतलब ये नहीं हर बार मैं तुम्हारे साथ गलत ही करूँ। मैं पाना चाहता हूँ तुम्हें, मगर तुम्हारी मर्जी के साथ, जोर जबरदस्ती से नहीं। इतना बोलकर अंश शांत हो जाता है। अंश की बात सुनकर प्रिया खुद को अंश की बाहों से दूर कर उसकी आंखों में देखते हुए ही बोली, अगर तुम इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो क्यों बांट रहे हो मुझे? अपने भाई के साथ मत बांटो मुझे ऐसे अपने और अपने भाई के बीच में। मुझे ये नहीं बर्दाश्त मैं दो लोगों की बीवी बनकर रहूं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने दिल से अपना लूं और तुम्हारे साथ खुशी से रहूं तो मुझे अपने भाई से आज़ाद कर दो और मुझे बस अपनी पत्नी बनाकर रखो। मैं खुशी से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम अगर चाहोगे मैं तुम दोनों के साथ रहूं वो भी खुशी से, तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और मैं वंश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, वो बहुत बुरा है, उसकी वजह से मैं बहुत दर्द में हूँ। इतना बोल वह अंश के गले लगकर रो पड़ती है। अंश प्रिया को अपनी बाहों में भरकर अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता है प्रिया, मैं चाहकर भी तुम्हें हम दोनों में से किसी एक से आज़ाद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई और है भी नहीं। और हम दोनों अगर एक दूसरे के अलावा किसी और को चाहते हैं तो वह तुम हो। तुम्हारे बगैर हम दोनों में से कोई भी जी नहीं पाएगा, ना ही हम दोनों भाई एक दूसरे के बिना जी पाएंगे। इतना बोलकर अंश शांत हो जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। अंश की बात सुनकर प्रिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस अंश से अलग होकर बेड पर वैसे ही बिना कपड़ों की लेट जाती है, साथ ही अपनी दोनों आंखों को भी बंद कर लेती है। जिसके ऐसा करने पर अंश भी कुछ नहीं बोलता, वह बस प्रिया के नग्न बदन पर ब्लैंकेट डाल देता है और निराश होकर कमरे से बाहर जाने लगता है। जिसे बाहर जाते हुए देखकर प्रिया उसका एक हाथ पकड़कर बोली, प्लीज मत जाओ वरना तुम्हारा भाई यहाँ पर आ जाएगा। इतना बोल वह आंसू भरी नजरों से अंश को देखती है। अंश समझाते हुए, भाई यहाँ पर नहीं आएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम सो जाओ आराम से, वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना बोल वह प्रिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही प्रिया आंखों में आंसू लिए ही सो जाती है। अंश का रूम। वंश अपने भाई के कमरे में बड़े से काउच पर बैठा ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहां पर अंश हल्के गुस्से में ही आता है और वैसे ही गुस्से में चिल्ला कर बोला, वंश तुमने अच्छा नहीं किया जान के साथ। इतना बोल वह घूर कर वंश को देखने लगता है। वंश बिना भाव के तो उसे बोलो उसने सही किया हमारे साथ। अंश गहरी सांस लेते हुए, भाई अगर आप चाहते हो जान आपको पसंद करे और दिल से अपना ले तो आप खुद को बदलो, और अगर आप खुद को बदल नहीं सकते तो भूल जाओ जान कभी आपको अपना पाएगी। जैसे ही अंश इस बात को बोलता है ठीक वैसे ही वंश हैरान सा अपने भाई को देखने लगता है। अंश की बात सुनते ही वंश हैरान हो जाता है और उसी हैरानी के साथ बोला, नहीं नहीं मैं जान को खो नहीं सकता हूँ, आखिर वो मोहब्बत है मेरी, मैं उसे भला कैसे खो सकता हूँ? नहीं नहीं मैं उसे खो नहीं सकता हूँ, वो मुझे छोड़कर चली जाए या मुझे नफरत करे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। भाई उसे बोलो ना वो मुझसे नफरत ना करे, बोलो ना भाई वो नफरत ना करे मुझे। वंश पागल सा होते हुए ही बोला। अंश वंश को उसके दोनों कंधों से पकड़ जोर से हिलाते हुए ही बोला, भाई शांत, आप शांत हो जाइए सबसे पहले, और आपने जो गलती की है उसे सुधारिए। अगर आप अपनी गलती मानकर सुधर जाते हो और वैसे बन जाते हो जैसे जान चाहती है तो क्या पता जान आपसे प्यार करने लगे और आपके साथ रहना चाहे। आपको खुद को बदलना होगा भाई, आपको खुद को बदलना होगा। ये बोलते हुए ही वह वंश को जोरों से हिला रहा होता है तो वंश भी पागल की तरह बातें करते हुए बोला, ठीक है भाई जान के लिए सब कुछ कर सकता है ये वंश, जान के लिए किसी की जान ले सकता है तो अपनी जान दे भी सकता है। और जान अगर बोले मैं बदल जाऊँ तो ठीक है मैं बदल जाता हूँ, ठीक है मैं बदल जाता हूँ। ये बोलते हुए ही वह किसी पागल की तरह बर्ताव करने लगता है और वैसे ही पागल की तरह बिहेव करते हुए ही वह ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। कुछ घंटे बाद प्रिया जब अपनी नींद खत्म कर जागती है तो उसे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, इसलिए वह बेड से उतर कर कमरे से बाहर जाने का सोचती है। इसलिए वह जब बेड से उठने का सोचती है तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे ही देखे जा रहा है। जिसे महसूस कर जब प्रिया अपनी नजरें साइड कर देखती है तो उसके ही बगल में वंश बैठा हुआ था और वह बस एकटक उसे ही अपनी आंखों से देखे जा रहा था बिना पलके झपकाए ही, जिसे वैसे अपने पास देखकर प्रिया हद से ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से ही वह जल्दी से बेड के दूसरी तरफ पलटकर बेड पर ही बैठ जाती है और डरते हुए ही वंश को देखने लगती है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसे वैसे देखकर प्रिया एकदम हैरान सी रह जाती है
और उसे समझ नहीं आता वंश की आंखों में ये आंसू कैसे। ये सोचकर प्रिया अभी हैरान हो ही रही थी उतने में ही प्रिया की नज़र वंश के हाथ पर पड़ती है और जैसे ही प्रिया वंश का हाथ देखती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह वैसे ही हैरानी के साथ डर से चीखी, खून खून वंश सर, आपके हाथों से खून बह रहा है। ये बोलते हुए ही वह बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही वह वंश को देखने लगती है जिसकी आंखों के आंसू बढ़ रहे थे मगर उसके चेहरे पर दर्द नजर नहीं आ रहा था, बस आंसू ही होते हैं और उसके दोनों हाथों में चाकू होते हैं जिन्हें उसने हथेली में मजबूती से पकड़ रखा था, जिस वजह से उसके हाथों से खून रिस रहा था, जिसे देखकर प्रिया डरते हुए ही वंश को देख बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, फेंको उसे, खून बह रहा है तुम्हारा, फेंक दो उस चाकू को। ये बोलते हुए ही वह काफी बुरी तरह से डरी सहमी नजर आती है। वंश अपनी रोनी सी आवाज में बोला, मैंने गलती की है जान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने अपनी ही पत्नी के साथ गलत किया, उसका रेप किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए जान, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इतना बोल वह उस चाकू पर अपनी पकड़ टाइट कर देता है जिस वजह से और ज्यादा खून बहने लगता है, जिसे देखकर प्रिया की आंखों में डर के साथ खौफ भी छा जाता है और वह वैसे ही डर भरी निगाहों से वंश को देखकर बोली, वंश तुम पागल हो गए हो, ये इस तरह से खुद को चोट पहुंचा रहे हो, फेंको उस चाकू को और हाथ में बैंडेज करो, कितना खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से। ये बोलते हुए ही वह वंश के हाथों को देखने लगती है। नहीं जान, मैं ये चाकू नहीं फेंकने वाला, मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे साथ गलत किया है तो इन हाथों को सजा मिलकर रहेगी और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं खुद को कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ, ना ही इस चाकू को फेंकने वाला हूँ। वंश की बात सुनकर प्रिया डर जाती है और डर की वजह से ही वही जोर से चिल्ला कर बोली, अंश सर जल्दी से आइए, देखिए ये वंश सर क्या कर रहे हैं, इन्हें रोकिए अंश सर, ये खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बोलते हुए ही वह जोरों से चिल्ला रही थी और प्रिया की आवाज कानों में पड़ते ही अंश जो बगल के कमरे में था वह भागते हुए ही वहां पर आता है और जैसे ही वह उस कमरे में आता है ठीक वैसे ही अंदर का नज़ारा देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसके भाई ने अपने दोनों हाथों में चाकू पकड़ रखा था जिस वजह से उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था और प्रिया बेड पर हो एक कोने में बैठी आंखों से आंसू बहा रही थी, जिसे वैसे देखकर अंश जल्दी से अपने भाई के पास आते हुए ही बोला, ये आप क्या कर रहे हो भाई, छोड़ो उस चाकू को, ये कितना सारा खून बह गया है आपका, छोड़ो। बोलते हुए ही वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वंश प्रिया को देख बोला, जान जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं इस चाकू को नहीं फेंकने वाला, मैं खुद को सजा देते ही रहूंगा। ये बोलते हुए ही वह सनकी पागल नजर आ रहा था। वंश का पागलपन देखकर प्रिया को समझ आ जाता है वंश किसी की बात नहीं सुनेगा, इसलिए वह अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर बोली, ठीक है माफ किया मैंने आपको, अब तो आप उन चाकू को छोड़ दो। प्रिया की बात खत्म होते ही वंश अपने दोनों हाथों में पकड़े चाकू जमीन में फेंक देता है और रोते हुए ही प्रिया से बोला, जान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब मैं अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो जान, मैं अब से कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दर्द या तकलीफ हो, मैं वही करूँगा जो तुम बोलोगी, जैसा तुम चाहोगी इस घर में वैसा ही होगा, मैं खुद को बदल लूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, मुझे एक मौका दे दो जान, मुझे बस एक मौका दे दो। ये बोलते हुए ही वह बुरी तरह से रो पड़ता है, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर और उसकी सारी बातों को सुनकर प्रिया कुछ नहीं बोलती, वह बस अंश की तरफ देखकर बोली, अंश सर जल्दी से इनके हाथ में पट्टी कर दीजिए, काफी खून बह रहा है। फिर वंश की तरफ देख बोली, अगर आपको सच में अपनी का रियलाइज हो गया है और आप चाहते हो मैं आपको अपना लूँ, आपकी सारी गलतियों को भुला कर, तो अब से आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। इतना बोलकर वह उस कमरे से बाहर चली जाती है तो वंश बस हाँ में सर हिलाते हुए रह जाता है। कुछ समय बाद वंश के दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी और वह किसी मासूम सा छोटे बच्चे की तरह फेस बनाकर बैठा हुआ था, तो प्रिया वंश के सामने ही बैठी मजे से खाना खा रही होती है और अब उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी डर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वह तो बिंदास होकर खाना खा रही थी। अंश बस प्रिया को खाते हुए देख मुस्कुरा रहा था और अपनी प्लेट में बस चम्मच घुमा रहा था, तो वंश मासूम और क्यूट सा फेस बनाकर ही बोला, जान भूख लगी है, मुझे भी डिनर करा दो ना। इतना बोलकर वह अपने दोनों हाथों को प्रिया के सामने कर देता है जिस पर चोट लगी हुई थी। प्रिया नजरें उठा वंश को देखती है और उसे देख मुंह बनाकर बोली, मैंने बोली थी पागल वाली हरकत करने के लिए, जो मैं खाना खिलाओ गलती तुम्हारी है सनकी, पागल इंसान, तो भूखे रहो या खाना खाओ, आई डोंट केयर, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर प्रिया अपना सारा डिनर फिनिश कर वहां से चली जाती है, तो वंश और अंश इस तरह से प्रिया के बदले तेवर देखकर हैरान हो जाते हैं और उसी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऊपर कमरे के बाथरूम में प्रिया साबर के नीचे खड़ी खुद से बातें करते हुए ही बोली,
बहुत सता लिए तुमने मुझे, बहुत रुला लिए तुमने मुझे और बहुत डरा भी लिए तुमने मुझे, मगर अब और नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ना ही डरने वाली हूँ और ना ही रोने वाली हूँ। बहुत शौक है ना तुम दोनों को एक ही लड़की से शादी कर उसका पति बनने का, तो ठीक है बनो तुम दोनों मेरे पति, मैं भी तुम्हारी पत्नी बनने के सारे फायदे उठाने के लिए रेडी हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर, तो चलो कल से मैं तुम्हारी उस दौलत को ही उड़ाने का काम शुरू कर देती है। अब से मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर दूंगी कि तुम दोनों खुद ही मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दोगे। इतना बोल वह शैतानी मुस्कान मुस्कुराती है और पास रखा बाथरोब पहनकर कमरे से बाहर निकलती है। प्रिया मिरर के सामने जा खुद को देखने लगती है और अपने आप को देखते हुए ही बड़ी दिलकश आवाज में बोली, तू सच में काफी ज्यादा सुंदर है प्रिया। ऐसे ही कॉलेज के सारे लड़के तेरे पीछे दीवाने नहीं थे, तो क्यों ना इस खूबसूरती का फायदा उठाया जाए और इन दोनों भाइयों से बदला लिया जाए, खासकर वंश से। उस वंश ने 3 बार मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो क्यों ना अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसे उसकी औकात क्या है ये मालूम हो जाए। इतना बोलते हुए ही वह अपने बालों को सुखाती है और अपने बाथरूम की डोरी को थोड़ा ढीला कर लेती है ताकि उसके क्लीवेज साफ नजर आने लगे। इतना कर वह एक नज़र खुद को देख मुस्कुराती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। प्रिया आराम से बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें चमक से भरी हुई थी। साथ ही वह अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। अभी प्रिया अपने दिमाग में प्लान बना ही रही होती है, उतने में ही कमरे का डोर खुलता है और बाहर से वंश और अंश दोनों ही कमरे के अंदर आते हैं और अंदर से डोर लॉक कर देते हैं। डोर की आवाज़ से प्रिया की नज़र डोर की तरफ जाती है, मगर वह उन दोनों को देखकर कुछ भी नहीं बोलती है। वह अपनी खुली हुई आंखों से सीलिंग को देख रही होती है। अंश बेड के एक तरफ आकर प्रिया के पास बैठ जाता है, तो वंश दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। उन दोनों को अपने पास देखकर प्रिया हल्के गुस्से में बोली, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आउट, गेट आउट, निकलो यहाँ से और मेरी परमिशन के बगैर मेरे कमरे में आने का सोचना भी नहीं। इतना बोलकर प्रिया उठकर बैठ जाती है। अंश मासूम सा फेस बनाकर, जान प्लीज मुझे अपने साथ सोने दो ना, आई प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे अपने पास सोने दो। ये बोलते हुए ही अंश काफी क्यूट सा फेस बना लेता है। वंश भी मासूम सा फेस बनाकर, जान प्लीज मुझे भी अपने साथ सोने दो ना, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे लात मारकर बेड से नीचे गिरा देना और कमरे से बाहर फेंक देना। वंश भी इनोसेंट बच्चे की तरह बोला। वंश की बात सुनकर प्रिया की आंखें चमक उठती हैं और वो कुछ सोचने का नाटक करते हुए ही बोली, और बट याद रखना अगर किसी ने भी कुछ भी किया तो मैं उसी पल दोनों को बाहर फेंक दूंगी। इतना बोलकर प्रिया वापस बेड पर लेट जाती है, तो दोनों भाई भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात मानकर लेट जाते हैं, मगर उन दोनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी वह प्रिया के करीब जाकर उसे हग भी कर सके, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने ऐसा किया तो प्रिया उन्हें सच में लात मार कर बाहर फेंक देंगी। प्रिया जिसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, वह धीरे से वंश को देखती है, फिर धीरे से अंश को देखती है, जो दोनों ही दो कोने पकड़कर लेटे हुए थे, जिन्हें वैसे देखकर प्रिया की मुस्कान बढ़ जाती है और वह वंश से बदला लेने का सोच वंश के करीब जाती है और जानबूझकर अपना एक पैर वंश के ऊपर डाल देती है। प्रिया की इस हरकत से वंश, जिसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और वह प्रिया को पलटकर देखने लगता है, जिसके होठों पर डर नहीं बल्कि शैतानी चमक थी। प्रिया के चेहरे की उस चमक को देखकर वंश एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता है और अभी वह अपने होश से बाहर था, उतने में ही उसे प्रिया के पैर अपने पैरों पर मूव होते फील होते हैं, जिसे महसूस कर वंश प्रिया को देखने लगता है, जो अपने एक हाथ को उसके सीने पर चला रही थी। प्रिया की इस हरकत से वंश की आंखें बंद हो जाती है और वह प्रिया के टच को महसूस करने लगता है। वंश की बंद आंखों को देखकर प्रिया की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वह अपने हाथों को ले जाकर वंश के चेस्ट पर रखती है और उसके चेस्ट पर जोर से पिंच करती है। प्रिया इतनी जोर से पिंच करती है कि वंश की लगभग चीख निकलने ही वाली होती है, मगर वह अपनी उस चीख को निकलने नहीं देता है और प्रिया को हैरानी से देखने लगता है, जो अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए ही उसकी कमर में अपने नाखूनों को गड़ा रही होती है और उसके हाथ कमर से होते हुए पेंट तक आ गए थे, जिसे महसूस कर वंश अपनी आंखों को छोटी कर प्रिया को देखने लगता है, तो प्रिया अभी भी होठों पर मुस्कान लिए हुए ही अपने हाथ को वंश के पेंट पर उसकी सेंसिटिव पॉइंट पर रख रोटेट करने लगती है, जिसकी इस हरकत से वंश के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखकर वंश जल्दी से प्रिया का हाथ अपनी बॉडी से हटाकर बेड से तुरंत नीचे गिर जाता है और जल्दी से खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ वंश इतनी जल्दी में करता है कि प्रिया की हंसी निकलने ही वाली होती है, मगर वो उस हंसी को कंट्रोल कर लेती है। तो अंश कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर जैसे ही बेड पर उठकर बैठता है, ठीक वैसे ही प्रिया की आवाज़ सुनकर अंश के गाल शर्म से एकदम लाल हो जाते हैं। कुछ गिरने की आवाज सुनकर अंश, जिसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें खुल जाती है
और वह अपनी आंखों को खोल प्रिया को देखने लगता है, जो डोर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया को वैसे मुस्कुराते हुए देखकर अंश बोला, जान ये आवाज कैसी थी? और तुम सोई नहीं अभी तक? इतना बोल अंश प्रिया को देखने लगता है। प्रिया अंश की आंखों में देखते हुए ही बोली, अंश एक बात बताओ, तुम मुझे सच में प्यार करते हो? अंश अपनी आंखों में चमक लिए ही बोला, हाँ जान मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ। और एक नहीं मैं करोड़ों बार ये बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इतना बोलकर अंश प्यार भरी नजरों से प्रिया को देखने लगता है। प्रिया अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए, इफ यू लव मी देन कम क्लोज टू मी एंड बी इन मी, मेक मी हैप्पी डीप इनसाइड। जैसे ही प्रिया इस बात को बोलती है ठीक वैसे ही अंश हैरानी से प्रिया को देखने लगता है, तो प्रिया अपनी आंखों में चमक लिए हुए ही बोली, व्हाट हैपेंड? अंश प्रिया की आंखों में देखते हुए, सो जाओ प्रिया रात हो चुकी है। इतना बोल वह जैसे ही बेड पर लेटता है ठीक वैसे ही प्रिया उठकर उसके ऊपर आ जाती है। और प्रिया को ऐसे अपने ऊपर देखकर अंश की आंखें हैरान हो जाती है। और अंश इससे पहले कुछ भी समझ पाता प्रिया झुककर अंश के होठों पर अपने होठों को रख देती है। प्रिया के ऐसा करते ही अंश एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसके सोचने समझने की सारी शक्ति कहीं खोसी जाती है। और वह बस अपनी आंखों को रोल किए प्रिया को देखे जा रहा था। तो प्रिया अंश के होठों को शक कर रही होती है। अंश अभी शौक में ही था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे किस करने की हिम्मत की थी और उसी लड़की ने उसे किस की थी जिस लड़की से वह प्यार करता है। अभी अंश शौक में था, उतने में ही उसकी एक चीख निकल पड़ती है आन, और वह अपनी आंखों को हैरान किए प्रिया को देखने लगता है, जो किसी चूहे की तरह उसके होठों को कुतर रही होती है, जिसके ऐसा करने पर अंश को अपने होठों पर दर्द होता है और वह प्रिया को खुद से दूर करने की जैसे ही कोशिश करता है, ठीक वैसे ही प्रिया और जोर से अंश के होठों को बाइट कर लेती है, जिसके ऐसा करने पर अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंश की बंद आंखों को देखकर प्रिया के होठों पर शैतानी मुस्कान बढ़ जाती है और वह जानबूझकर अंश की कमर में बैठ जाती है और अंश के दोनों हाथों को पकड़ अपनी कमर में रख देती है। प्रिया की इस हरकत से अंश का कंट्रोल लूज होने लगता है और वह अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था। साथ ही प्रिया के वैसे बैठने की वजह से उसकी बॉडी पर हरकत हो रही थी और वह प्रिया को ज़्यादा देर तक खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जल्दी से प्रिया को उसकी कमर से पकड़कर ही बेड पर गिरा देता है और खुद प्रिया के ऊपर आ जाता है। अंश की इस हरकत के लिए प्रिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंश की मधोसी से भरी भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जान मत करो ऐसा, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और वो कर बैठूंगा जिससे तुम्हें दर्द पहुंचे, और मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ। इतना बोल वह जैसे ही प्रिया के ऊपर से हटने को होता है, ठीक वैसे ही प्रिया उसे उसकी कॉलर से पकड़ अपने करीब कर बोली, दर्द तो तुमने पहले ही दे दिया, एक ऐसा दर्द जिसे मैं चाहकर भी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। और जब मैं खुद तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ तो तुम ऐसे क्यों दूर भाग रहे हो? आओ और मेरे साथ बैठ एक्सरसाइज करो, कुछ सुकून तुम पाओ और कुछ सुकून मुझे दो। इतना बोल प्रिया अपनी दोनों बाहें अंश के गले में लपेट देती है। अंश हैरान सा, तुम मुझसे बदला ले रही हो? प्रिया अंश की बात इग्नोर कर, मेरे फिगर कैसे है बताओ, क्या ये अच्छे है? अंश गहरी सांस प्रिया के चेहरे पर छोड़ता है, जिससे प्रिया की आंखें बंद हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंश तुम मुझसे सच में बदला ले रही हो? प्रिया मुस्कुराते हुए, बताओ ना अंश, क्या मेरी बॉडी सुंदर है? क्या तुम सेटिस्फाई हुए थे मुझसे? अगर तुम सेटिस्फाई हुए थे तो अब मुझे भी करो, मुझे भी एंजॉय करना है, आओ मेरे करीब आओ। ये बोलते हुए ही प्रिया के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है। अंश प्रिया की बात सुनकर हल्के गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सो जाओ चुपचाप। इतना बोल वह जल्दी से प्रिया के ऊपर से उठकर कमरे से बाहर भाग जाता है। अगला दिन प्रिया की जब आंखें खुलती हैं तो वह सारे दिन की अपेक्षा आज बेहतर महसूस कर रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर काफी सुकून से भरी मुस्कान होती है। प्रिया अंगड़ाई लेते हुए बेड पर ही उठकर बैठ जाती है और खुद को ही हक कर बोली, गुड मॉर्निंग प्रिया डार्लिंग। इतना बोल वह एक जमाए लेती है और कमरे को देखने लगती है, जहां पर उस बड़े से कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था, जिसे देखकर प्रिया की नज़र दीवार पर डांगी बड़ी सी घड़ी पर जाती है, जिसे देखकर प्रिया की आंखें राउंड हो जाती है और वह अपनी आंखों को वैसे ही राउंड कर खुद से बोली, सुबह के 11 बज रहे हैं और तू अभी जागी? इतना बोल वह बेड से नीचे उतर जाती है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर कल रात की सारी बातों को याद करने लगती है। और वंश अंश दोनों भाई की बॉडी रिएक्शन को याद कर उसकी हंसी छूट जाती है और वह वैसे ही हंसते हुए बोली,
ओह नो, तुम दोनों ही डेविल भाई इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और ऊपर से मेरे छेड़ने पर भी तुमने कुछ नहीं किया, मतलब तुम दोनों सच में बदलना चाहते हो। पर क्या तुम सच में बदलने वाले हो या ये बस एक नाटक है? तुम दोनों का जो भी हो पता तो लगाना ही होगा। इतना बोल वह नहाने लगती है और आधे घंटे बाद नहाकर बाहर निकलती है। फिर कबर्ड के पास जा उसमें से एक बेहद सुंदर सी ड्रेस निकालती है और उसे पहन वह खुद को तैयार करने लगती है। इस समय प्रिया ने एक सुंदर सी फ्रॉक पहन रखी थी जो बस उसके घुटनों तक ही थी, साथ ही वह पतली सी स्लीव की होती है जिसमें प्रिया का फिगर निखर कर दिख रहा था। उसके गले में डायमंड का बहुत सुंदर सा मंगलसूत्र था और कानों में छोटे से डायमंड इयरिंग, होठों पर रेड डार्क लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और उसने अपने बालों को सुंदर सी वन साइड चोटी बना रखी थी। प्रिया एक नज़र खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकल हॉल में आती है, ठीक वैसे ही उसकी नज़र एक गार्ड पर जाती है जो वहां पर खड़ा हुआ था। उस गार्ड को देख प्रिया आवाज लगाकर बोली, ये सुनो काले इंसान, मेरे पास आओ। प्रिया की आवाज सुनकर वह गार्ड इधर उधर देखने लगता है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरे पास आओ और ये बताओ ये वंश और अंश कहाँ पर है, ये कहीं दिख क्यों नहीं रहे? इतना बोल प्रिया उस गार्ड को घूरने लगती है। मैडम सर तो ऑफिस चले गए, गार्ड अपना सर झुकाए ही बोला। ऑफिस चले गए, वो भी मुझे बिना जगाए हूँ, ऑफिस जाना पड़ेगा। ये चलो गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। इतना बोल वह बाहर की तरफ निकल जाती है। गार्ड अपना सर खुजाते हुए खुद भी बाहर निकल जाता है और आधे घंटे बाद ही उनकी कार ऑफिस के बाहर रुकती है। प्रिया बड़े ही एलिगेंट तरीके से चलते हुए ऑफिस के अंदर आती है। सारे ऑफिस को घूरते हुए अपने मन में बोली, ये वही जगह है जहां पर पहली बार मैं इन दोनों डेविल से मिली थी और मेरी पहली मुलाकात इन्होंने अपनी सनक समझ बैठे। पर कोई बात नहीं, तू है न प्रिया डार्लिंग, इन्हें सबक सिखाने के लिए तो चल रेडी हो जा। इतना बोल वह अंश और वंश दोनों की पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। आसपास मौजूद काफी सारे एम्प्लॉय ने प्रिया को देखा तो था, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी जो कोई भी उसके तरफ आंख उठाकर देख भी सके या उससे कुछ बोल भी सके। दूसरी तरफ वंश और अंश दोनों ही भाई केबिन में बैठे एक मीटिंग ले रहे होते हैं और उन दोनों के सामने बाली सीट पर करीब 6 से 7 एम्प्लॉय बैठे हुए थे और वह सारे ही किसी सीरियस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। तभी केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है और बाहर से प्रिया केबिन के अंदर आती है। वह डोर इतनी जोर से खुला था जिस वजह से सबकी नज़र बस डोर पर चली जाती है और सारे ही डोर की तरफ देखने लगते हैं, मगर प्रिया वह तो वहां पर मौजूद सारे ही लोगों को इग्नोर कर चलते हुए ही अंश और वंश के पास आती है और आकर सीधे अंश की गोद में बैठ जाती है। साथ ही अपनी दोनों बाहों को अंश के गले में डाल उसके गाल पर किस कर लेती है। ये सब कुछ इस तरह से होता है कि अंश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है और वह प्रिया की इस हरकत से जम सा जाता है। तो सामने बैठे लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं होती जो वह नजरें उठाकर भी देख सके, तो वंश उन सबको अपनी आंखों से ही बाहर जाने का इशारा करता है, जिसे समझ सारे एम्प्लॉय बाहर निकल जाते हैं। जान, ये क्या तुम ऑफिस आ गए और मुझे जगाया तक नहीं? दिस इज नॉट फेयर जान। इतना बोल प्रिया मुंह बना लेती है। जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए। अंश मुस्कुराकर बोला, जान क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से? जो तुम ऐसा बोल रहे हो, प्रिया क्यूट सा फेस बनाकर बोली। ऐसी बात नहीं है जान, हमने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे कभी आ भी सकती हो, इसलिए इतना बोलकर अंश खामोश हो जाता है। प्रिया अंश की गोद से उतर वंश के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और जानबूझकर उसके कोट की बटन खोलते हुए ही वंश को छेड़ने के इरादे से बोली, मैंने नाश्ता नहीं किया है जान, मगर मुझे काफी जोरों की भूख लगी है, तो क्या मैं अपना मनपसंद नाश्ता कर सकती हूँ? प्रिया बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर बोली। वंश तो प्रिया के क्यूट से फेस में ही कहीं खोसा गया था और वो वैसे ही खोए हुए अंदाज में बोला, जान तुम जो चाहे वो खा सकती हो, किसी ने तुम्हें नहीं रोका। ठीक है फिर लाओ अपना कार्ड मुझे दो, मैं आज लंच बाहर करूँगी। और लंच ही नहीं, मुझे शॉपिंग भी करनी है, तो क्या मैं शॉपिंग पर जा सकती हूँ? प्रिया बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली। हाँ जान, तुम शॉपिंग क्या जहाँ चाहो वहाँ पर जा सकती हो। वंश अपना ब्लैक नो लिमिटेड कार्ड प्रिया के सामने कर बोला, जान क्या मैं हमारे घर को अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकती हूँ? मुझे ना हमारा बेडरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बेडरूम में ब्लैक कलर कौन करवाता है? मुझे बेडरूम से लेकर सारा घर अच्छी तरह से रेडी करना है, तो क्या मैं वह सब कर सकती हूँ? प्रिया दोनों भाई की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल जान, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, वैसे भी वो घर तुम्हारा है और तुम हमारी मालकिन, हम तुम्हारे नौकर। अंश प्यारा सा फेस बनाकर बोला, ठीक है जान फिर मैं चलती हूँ,
ये बोलते हुए ही प्रिया, जिसने वंश के शर्ट की सारी बटन खोल दी थी, वह झुककर वंश के सीने पर अपने होठों को रखती है, जिसके एहसास मात्र से वंश की आंखें बंद हो जाती है। मगर अगले ही पल उसकी एक तेज चीख निकल पड़ती है। आन! वंश की तेज चीख निकल पड़ती है आ, और वह आंखें बड़ी कर प्रिया को देखने लगता है, जो अभी भी उसके सीने पर अपने दांत गड़ा रही होती है, वह भी काफी जोर से, जिस वजह से वंश के सीने से खून निकल आता है और उसके चुहिया जैसे दांत वंश के सीने में चुभ जाते हैं। तभी प्रिया अलग होकर बड़ा ही मासूम सा फेस बनाकर बोली, जान क्या हुआ, तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं तुम्हें वापस से किस करती हूँ, और इस बार अच्छा बाला किस करोगी। इतना बोल प्रिया वंश को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना ही उसके होठों पर अपने दांतों को रख देती है और काफी बुरी तरह से वंश के होठों को काटने लगती है। प्रिया के इस तरह काटने से वंश को अपने होठों पर तेज दर्द होता है, साथ ही उसके होठों से खून भी निकलने लगता है, जिसका स्वाद प्रिया के मुंह में जा रहा था, मगर फिर भी प्रिया को अपना बदला लेना था, जिस वजह से वह वंश के होठों को छोड़ती नहीं है और उसे बुरी तरह से काटे जा रही थी। जब वंश से दर्द बर्दाश्त नहीं होता तब वह प्रिया को उसकी कमर से पकड़कर खुद से दूर करता है, और दूर करते ही उसे अपने होठों पर तेज दर्द का एहसास होता है, जिस वजह से वह प्रिया को आंखें छोटी कर देख रहा होता है, जैसे बोल रहा हो, ये क्या जान, ये किस था या बदला? बदला ही समझो, क्योंकि जो तुमने किया वही मैंने लौटाया, प्रिया भी अपने मन में बोली। अंश बस दोनों को देखे जा रहा होता है, और उन्हें देखते हुए ही वह शॉक में था, क्योंकि एक ही रात में प्रिया का पूरा नेचर चेंज हो चुका था। जान, मैं जाती हूँ, अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर प्रिया वंश से अलग होकर अंश की तरफ आती है, तो अंश प्रिया को अपनी तरफ आते हुए देखकर डर सा जाता है और उसकी नज़र अपने भाई के लाल हो चुके सूजे हुए होठों पर जाती है, जिसे देख वह प्रिया की तरफ देखता है। तो प्रिया वह मुस्कुराते हुए ही अंश की तरफ झुकती है और उसके गालों पर किसकर धीमी आवाज में बोली, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तुम दोनों में से किसी एक के साथ रहने का, तो मैं तुम्हें चुनती। अंश सर बकाउस, यू आर सो क्यूट एंड अंडरस्टैंडिंग। इतना बोल प्रिया अंश से अलग होकर केबिन से बाहर चली जाती है। भाई, तुमने तो कहा था अगर मैं खुद को बदलूं तो जान मुझे प्यार करेगी, मगर जान का ये रूप देखकर तो लगता है जान प्यार कम टॉर्चर ज्यादा कर रही है। वंश मासूम सा फेस बनाकर बोला, जो बोया है वही पाओगे, ठीक वैसे ही जो अपनी पत्नी के साथ किया है, अब वही सब खुद भी झेलो, तब मालूम होगा जान को कितना दर्द हुआ था। इतना बोल अंश अपना सर झटक कर काम में लग जाता है, तो वंश अपने होठों को अपनी एक उंगली से छू कर देख बोला, बाप रे, सच में काफी दर्द होता है बाइट करने में। इतना बोल वह भी काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ प्रिया वंश से कार्ड लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है और जल्दी से उस गार्ड के पास जाकर बोली, ये काले कलुटे बेगन लूटे, जल्दी से मुझे बड़ी सी शॉप लेकर चलो, मुझे घर के लिए काफ़ी सारा सामान लेना है। मुझे घर के पर्दे से लेकर कारपेट और सारे फर्नीचर से लेकर बेड की बेड सीट और पिलो तक चेंज करना है। साथ ही मुझे उन डेविल के आने से पहले सारे कमरों में पेंट भी करवाने हैं, वो भी 4 घंटे के अंदर। तो जितने लोग लगे उतने बुलवाओ, चाहो तो 100 की जगह 200 को बुलाओ, मगर 5 बजे के पहले ही घर का सारा हुलिया बदल जाना चाहिए। इट्स माई ऑर्डर। इतना बोल प्रिया कार में बैठ जाती है। तो प्रिया की बात सुनकर उस गार्ड का मन करता है वह जोरों से रोए, क्योंकि उसकी लेडी बॉस ने उसे काले कलुटे बेगन लूटे जो कहा था, मगर अफसोस की बात वह रो नहीं सकता था। और कुछ ही देर में वह प्रिया को लेकर एक बड़ी सी शॉप में जाता है। करीब 1 घंटे बाद वंश अपने काम में लगा था, तभी उसके मोबाइल में एक साथ 3 से 4 नोटिफिकेशन आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वह अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो उस पर नोटिफिकेशन थी पैसे डेबिट होने की, जिसमें 50,000, 1 लाख, 5 लाख और भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर वंश के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह खुश होकर खुद से ही बोला, चलो फाइनली कोई तो आया जो मेरी मेहनत की कमाई लुटाए। इतना बोल वह वापस से काम करने लगता है और उसके बाद उसके मोबाइल का बजना बंद ही नहीं होता है। पर वंश वह परेशान या उदास होने की जगह खुश हो रहा होता है। रात का समय, प्रिया आराम से घर के ही हॉल में बैठी अपने दोनों ही पति के आने का इंतजार कर रही होती है। साथ ही उसने प्लान बना कर रखी थी, अगर उन दोनों में से किसी ने भी उसे कुछ भी बोला तो वह सारा घर सर पर उठा लेंगी और दोनों भाई से नाराज हो जाएगी, ताकि उन्हें और ज्यादा परेशान करे। प्रिया यही सब सोचकर बैठी हुई ही थी, उतने में ही उसके कानों में गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही वह मुस्कुरा उठती है और मासूम सा फेस बनाकर सोफे पर ही आंखें बंद कर लेट जाती है। अरे ये क्या भाई, लगता है आज पहली बार हम किसी गलत घर में आ गए। वंश अंदर आते हुए सारे घर को देखकर बोला, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है जैसे हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मगर 1 मिनट, ये घर तो हमारा ही है, मगर इसका सारा हुलिया कैसे चेंज हो गया? अंश भी सारे घर को देखते हुए बोला।
अच्छा भला घर था हमारा सारा ब्लैक एंड व्हाइट, मगर हमारे इस अच्छे भले घर को जान ने बदल कर रख दिया ऐसा लग रहा है। वंश सारे घर को देखकर बोला। जान, क्या तुम सो रही हो? तुम कमरे में जाकर भी तो सो सकती हो ना? अंश प्रिया के पास आते हुए बोला। सोने दो ना जान, सारा दिन घर के कामों को करके मैं थक चुकी हूँ और अब मुझे आराम की जरूरत है। मुझे आराम करने दो ना। ये बोलते हुए ही प्रिया अंश का एक हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और जानबूझकर सोने का नाटक करती है। मगर प्रिया की इस हरकत से अंश तो अपनी जगह पर ही जम सा जाता है और वह बस प्रिया को देखने लगता है, जो आराम से सो रही थी। उसके एक हाथ को अपने सीने से लगाकर जिसे देखकर अंश धीरे से अपना हाथ अलग कर लेता है और सारे घर को देखता है, जो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा नहीं था उनका घर सुंदर नहीं था, बल्कि उनका घर बेहद खूबसूरत था। यहाँ तक सजावट में लगा छोटा सा सामान भी लाखों रुपयों का था और बेशकीमती अलग। मगर आज उनकी बीबी ने उनका घर सच में घर की तरह बना कर रखा था। प्रिया ने वहां पर मौजूद हर एक सामान को चेंज कर सब कुछ अपनी पसंद का किया था। यहाँ तक दीवार पर लगा पेंट भी सब कुछ जिसे देखकर अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए ही बोला, घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है जान। क्या सच में घर सुंदर लग रहा है? प्रिया सोफे पर ही उठकर बैठते हुए बोली। हाँ, घर तो सुंदर लग रहा है, मगर बेडरूम का क्या किया तुमने? ये तो जाकर ही पता चलेगा। इतना बोल वंश अपने कमरे में चला जाता है। जान, में चेंज कर आया, तुम बैठो। तब तक अंश भी प्रिया को देख बोला, तुम दोनों कमीने कुत्ते भाई, चेंज करने जाओ या खुद चेंज हो जाओ, मुझे उससे क्या हूँ। इतना बोलकर प्रिया खाना लगाने का बोलती है, जिसे सुनकर मेड मेज पर डिनर लगाने लगते हैं। ऊपर कमरे में ये क्या हो गया? हमारे कमरे का हाल, ये तो हमारा कमरा लग ही नहीं रहा। वंश सारे कमरे को देख बोला। लग तो मुझे भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए। ये पर्दे पिन कौन लगाता है? बेड पर पिन चादर कौन बिछाता है? वंश वापस से बोला। अभी बोले पर आगे मत बोलना भाई, वरना प्रिया नाराज हो जाएगी। क्योंकि प्रिया को सब पिंक पसंद है, तभी तो देखो हमारा सारा विला पिंक हाउस नजर आ रहा है। इतना बोल अंश सामने दीवार पर देखता है, जहां पर प्रिया की एक बड़ी सी फोटो बेड के ऊपर साइड लगी थी, जिसमें वह बेहद सुंदर नजर आ रही थी। उस फोटो को देखते ही वह दोनों भाई अपने सीने पर अपना एक हाथ रख लेते हैं। तभी वहां पर दोनों को कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी इसके आगे के भाग सुनना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मेरे चैनल का नाम रेशमी की हिंदी कहानियाँ है और इसकी ही तरह एक और दूसरी स्टोरी भी मेरे चैनल पर है, जिसका नाम डेविल्स क्यूट लिटिल वाइफ है। आप सब जाकर एक बार सुन जरूर लेना। क्या कहा तुम दोनों ने? मैंने इस घर को पिंक हाउस में बदल दिया और मैंने इस अच्छे भले घर को कबाड़ खाना बना दिया। प्रिया बेहद गुस्से में ही वहां पर आकर इस बात को बोली। जैसे ही दोनों भाई प्रिया की इस बात को सुनते हैं, दोनों ही एकदम हैरान रह जाते हैं और हैरानी के साथ ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हो बेशक उन्होंने इस घर को पिंक हाउस बोला, मगर कबाड़ खाना ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं, तो बोलने की फिर बात ही अलग है। उन दोनों को ऐसे खामोश देखकर प्रिया को मौका मिल जाता है दोनों को परेशान करने का और एक मौका ढूंढने का, जिससे वो इन दोनों को छोड़कर जा सके यहाँ से। यही सब सोचकर प्रिया अंदर ही अंदर मुस्कुराए और बाहर से नाराजगी जाहिर करते हुए ही बोली, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इतनी सारी मेहनत को बकवास बोलने की? तुम दोनों ने मेरी सारी मेहनत को एक पल में ही बर्बाद कर दिया। जाओ, अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। निकल जाओ इस कमरे और लौटकर वापस इस कमरे में नहीं आना, ना ही मुझे अपनी शकल दिखाना। मुझे तो अब खाना भी नहीं खाना है, मेरी सारी भूख ही मर गई तुम दोनों की वजह से। प्रिया ये सब ऐसे बोली जैसे वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो। जैसे ही अंश और वंश प्रिया की बातों को सुनते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है प्रिया ऐसे क्यों मुंह फुला रही हैं, और उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो प्रिया बोले और सोचे जा रही हैं। अंश अपने मन में बोला, जिसका डर था वही हुआ, अब जान नाराज हो गई है और उसे मनाना पड़ेगा। जान, सच में हमने कुछ भी नहीं बोला, तुम हमें गलत समझ रही हो। जो तुम सोच रही हो वो गलत है। चलो हम चल कर खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करेगी। वंश बड़ा ही मासूम सा फेस बनाकर बोला, नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे अब खाना नहीं खाना है। तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रही हूँ। प्रिया साफ वंश को इग्नोर कर बोली। प्रिया की बात सुनकर वंश का मुंह लटक जाता है और वो निराश सा अपने भाई को देखता है। अंश कुछ देर शांत रहता है और प्रिया को मनाने का सोचने लगता है। जान, खाना खा लो, जिद छोड़ो, अगर तुम डिनर नहीं करोगी तो तुम्हें एनर्जी कैसे मिलेगी हम दोनों से लड़ने की या बेहस करने की? चलो अब जल्दी से डिनर कर लो, उसके बाद हम बैठकर बातें करते हैं, या फिर तुम चाहो तो बाहर घूमने चली जाना, वो भी बिना किसी गार्ड के। अंश प्रिया को मनाते हुए बोला। सच में जान,
मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, वो भी बिना किसी गार्ड के। इतना बोल प्रिया खुश हो जाती है और जल्दी से खाना खाने लगती है। तो उसे खुश देखकर दोनों ही भाई के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों भी डिनर करने लगते हैं। कुछ समय बाद प्रिया आराम से बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में अंश और वंश दोनों ही भाई लेटे हुए थे और दोनों की आंखें बंद थी, मगर प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वह इन दोनों को परेशान करने का सोचती है और परेशान के इरादे से ही वह उठकर बैठ जाती है और अंश की तरफ देखती है, जो काफी ज्यादा हैंडसम था, किसी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा हैंडसम और सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे वैसे देखकर प्रिया की नज़र बस अंश के मासूम से हैंडसम चेहरे पर ही जम सी जाती है और वह अंश को देखने लगती है। अंश को देखते हुए ही प्रिया का हाथ कब अंश के बालों से होते हुए उसके होठों पर जाकर रुक जाता है, ये प्रिया को खुद ही पता नहीं चलता है और वह अपने हाथ के अंगूठे से अंश के होठों को सहलाने लगती है, जो काफी ज्यादा सॉफ्ट थे, बिल्कुल मखमल की तरह, जिसे देखते हुए ही प्रिया को उसका गला सूखता सा महसूस होता है और अपने गले को तर करने के लिए प्रिया अंश के होठों की तरफ झुक जाती है। ये उसे खुद भी नहीं पता चलता है। जैसे ही प्रिया के होठ अंश के होठों के बिल्कुल करीब जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रिया की आंखें बंद हो जाती है और वह जैसे ही आंखों को बंद कर अंश के होठों पर अपने होठों को रखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी आंखों को खोल उन्हें बढ़ाकर अंश को देखने लगती है। जिसने अपने होठों पर अपनी हथेली रखा था, उसे वैसे देखकर प्रिया की आंखें अब निराशा में बदल जाती है, जैसे किसी ने प्रिया से उसकी सबसे कीमती डिश छीन ली हो। प्रिया के होठ अब भी अंश के हाथ पर थे, तो अंश अपनी खुली हुई आंखों से प्रिया को देख रहा था और उसे देखते हुए ही अंश धीरे से अपना एक हाथ प्रिया की कमर में डाल उसे पलट देता है। साथ ही अब अंश प्रिया के ऊपर था और प्रिया अंश के नीचे। इस नज़ारे को देखकर प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही अंश प्रिया को पलटकर अपने नीचे करता है और अपना हाथ प्रिया के होठों से अलग करता है, ठीक वैसे ही प्रिया हल्का सा चिढ़ते हुए ही बोली, ये सब क्या है? क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाह रही थी? अंश उल्टा सवाल करते हुए बोला। हाँ, मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाह रही थी। इनफैक्ट मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारा रेप कर किया जाए। वैसे भी तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो, अगर मैंने तुम्हारा फायदा उठा भी ली तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। वैसे भी हो तो तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में जब चाहे तुम्हें किस करो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इतना बोल वह वापस से अंश के होठों को देखने लगती है। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? मगर कुछ घंटों पहले तो तुम मुझे पति भी नहीं मान रही थी, अब मुझे पर्सनल प्रॉपर्टी बोल रही हो। अंश प्यारी सी मुस्कान लिए बोला। अंश और प्रिया की बातों को सुनकर बगल में सो रहा वंश भी जाग जाता है और जागकर वह प्रिया और अंश को देखने लगता है। हाँ, मैं नहीं मान रही थी तुम्हें पति, मगर मैंने अपना इरादा बदल किया। तुम काफी हैंडसम हो और तुम्हारा भाई भी काफी हैंडसम है। अगर मैं सड़क पर तुम दोनों के साथ निकले तो सारा अटेंशन मुझे मिलेगा और लड़कियां मुझसे जलेगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई, इनफैक्ट तुम दोनों ही भाई के साथ रोमांस करने वाली मैं एक अकेली लड़की जो रहूंगी, जो इतने हैंडसम और रिच बेवकूफ़ों के साथ रोमांस ही नहीं उन पर अपना ऑर्डर भी देगी। इतना बोलकर प्रिया शांत होकर अंश के होठों को देखने लगती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह प्रिया का माथा चूम उससे दूर हो जाता है। प्रिया वापस से निराश होकर एक नज़र अंश को देखती है, जो होठों पर मुस्कान लिए बेड पर लेटा था। फिर वह वंश की तरफ देखती है, जो कंफ्यूज सा दोनों को देख रहा था। वंश को वैसे देख प्रिया की आंखें चमक उठती हैं और वह वंश को शैतानी चमक लिए देखने लगती है। तो वंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्रिया वंश को जोर का धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और जल्दी से वंश के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। साथ ही उसके होठों पर अपने होठों को रखकर वापस से काफी बुरी तरह से उसके होठों को कतरने लगती है, जिसके ऐसा करते ही वंश को काफी तेज दर्द होता है और वह झट से प्रिया को खुद से दूर कर देता है। मगर जैसे ही वंश प्रिया को खुद से दूर करता है, ठीक वैसे ही प्रिया एक जोर का थप्पड़ वंश के गाल पर जड़ जोरों से चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मना करो? खुद को समझते क्या हो तुम, जो मुझे ऐसे खुद से दूर कर रहे हो? जब तुम मेरा रेप करो तो सही है, और अगर वही मैं तुम्हारे साथ करूं तो गलत। मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जबरदस्ती शादी की है तुम दोनों ने मुझसे, और जब जबरदस्ती शादी की ही है तो बनकर रहो मेरे गुलाम, और मेरे गुलाम नहीं बन सकते तो निकल जाओ इस कमरे से और वापस से मुझे अपनी ये गंदी सी बाहियात शकल मत दिखाना। प्रिया गुस्से से कहते हुए बोली। प्रिया के इस तरह थप्पड़ मारने और चिल्लाने से वंश की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। मगर जैसे ही उसे होश आता है जिस लड़की ने उसे मारी वो उसका प्यार है, ये याद आते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है और वह लाचारी नजरों से प्रिया को देखने लगता है। प्रिया गुस्से में ही वंश के दूसरे गाल पर भी एक जोर का थप्पड़ लगाकर चिल्लाई, घूर क्या रहा है मुझे? तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे घूरे? जानता नहीं तू मुझे मैं कौन हूँ? अगर नहीं जानता तो सुन, मैं हूँ प्रिया अंश,
वंश आहूजा जिसके एक नहीं दो खतरनाक देवलपति है जिनसे दुनिया डरती है और तू मुझे आंख दिखा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, इतना बोल प्रिया, और 2 से 3 थप्पड़ वंश की गाल पर जड़ देती है। तो प्रिया की इस हरकत से वंश की आंखें वापस से गुस्से में एकदम लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर तो प्रिया का बदन अंदर तक कांप जाता है। और जैसे ही वह कुछ बोलने को होती है, ठीक वैसे ही एक तेज तड़ाक की आवाज़ उस कमरे में गूंज जाती है और प्रिया की आंखें डर से भर जाती हैं। प्रिया की बात सुनते ही वंश की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं और वह कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक तेज तड़ाक की आवाज़ उस कमरे में गूंज उठती है। तो उस आवाज़ को सुनते ही प्रिया अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लेती है और उसका सारा बदन कांप जाता है। तो वंश की आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं और वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर हैरानी से ही वंश और प्रिया दोनों की तरफ देखता है कि तभी एक और चटाक की आवाज़ वहां पर गूंज उठती है, जिसे सुनते ही प्रिया झट से अपनी आंखों को खोल डरते हुए ही वंश को देखकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो जान? तुम खुद को ऐसे थप्पड़ क्यों मार रहे हा जान? प्रिया काफी बुरी तरह से डरते हुए है वंश को देख बोली, जो किसी पागल संकी इंसान की तरह अपने ही दोनों हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ मारे जा रहा था, जिसे वैसे खुद को थप्पड़ मारते हुए देखकर प्रिया और अंश दोनों है डर जाते हैं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया जान, और जब तुम मेरे करीब आना चाहती हा, मुझे दर्द देना चाहती हा, तो मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें दर्द देकर मैं कैसे चैन से जी सकता हूँ? मुझे थप्पड़ पड़ना चाहिए, मुझे मारो जान, मुझे मारो, मुझे थप्पड़ मारो, चाहो तो बैट से मारो, मगर मुझे मारो, मैं बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये बोलते हुए ही वंश खुद को थप्पड़ मारे जा रहा होता है। वंश को ऐसे देख प्रिया डर जाती है और जल्दी से वंश के ऊपर से नीचे उतर वंश का हाथ पकड़ उसे देख चिल्लाई, बस करो वंश, बस करो, और कितना थप्पड़ मारोगी? खुद को पागल हा गए हो या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो तुम ऐसे पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मारे जा रहे हो? बंद करो ये सब। इतना बोल वह रोने लगती है। भाई स्टॉप इट, ये सब क्या है? आप क्यों इस तरह खुद को थप्पड़ मारे जा रहे हो? मुझे मारो जान, मुझे मारो, मुझे और थप्पड़ मारो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारी इज्जत के साथ खेला, मैंने बहुत बुरा किया जान, मैंने सच में काफ़ी बुरा किया और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मारो, तुम मारो मुझे। वंश प्रिया के दोनों हाथों को पकड़ जबरदस्ती उसके हाथों से खुद को थप्पड़ मारे जा रहा होता है। इस समय वंश सच में किसी संकी की तरह है नजर आ रहा था, जिसे देखकर प्रिया को वंश से काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो वंश से अपने दोनों हाथों को छुड़ा बगल टेबल पर रखा पानी का जग उठा सारा पानी वंश के ऊपर फेंक जोर से बोली, जस्ट शट अप जान, मैंने कहा बंद करो ये पागलपंती हरकतें, मुझे तुमसे डर लग रहा है। इतना बोल वह रोने लगती है। तो प्रिया के पानी डालते ही वंश को होश आता है, मगर वह अपनी आंखों में आंसू लिए प्रिया को देखकर वापस से रोते हुए है बोला, आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया, आई एम सॉरी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे माफ़ कर डॉक्टर। ये बोलते हुए ही वंश जोरों से रोने लगता है। तो प्रिया वह वंश की इस हरकत को देखकर शौक होती है, क्योंकि वंश पागल की तरह हो रहा था, जिस वजह से प्रिया को समझ नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वह लाचारी के साथ ही अंश की तरफ देखकर बोली, जान शांत करवाओ ना, वंश को पता नहीं क्यों मगर ये पागल की तरह बिहेव कर रहा है, मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे सच में इससे डर लग रहा है। ये बोलते हुए है वह रोने लगती है। शांत हो जाओ प्रिया, तुम रोना बंद करो, मैं भाई से बात करता हूँ। इतना बोलकर वह वंश की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था, जिसे रोते देखकर जैसे ही अंश कुछ बोलने को होता है ठीक वैसे ही प्रिया धीरे से वंश के करीब जाकर उसे हक कर लेती है, जिसकी इस हरकत से वंश एकदम हैरान रह जाता है और उसी हैरानी में वह बस जमकर प्रिया को देखने लगता है। शांत हो जाओ वंश, शांत हो जाओ और ऐसे रोना बंद करो, तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, और अब सो जाओ। इतना बोलकर प्रिया वंश से अलग होती है और उसे बेड पर लिटा देती है। तो वंश भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जान तुम भी सो जाओ, प्रिया अंश की तरफ देखते हुए है बोली, और खुद भी सो जाती है। तो अंश भी अपनी जगह पर सो जाता है। वंश का साइड पानी से गिला हो चुका था, मगर फिर भी वह उसी गिले साइड है सोता है, जिसे देखकर प्रिया अंश के करीब जाकर उससे लिप्ट वंश को अपने पास आने का इशारा करती है और खुद आंखें बंद कर सो जाती है। प्रिया के सोते हैं वंश अपनी आंखों को खोल प्रिया को देखता है जो सो चुकी थी। प्रिया को देख वंश की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वंश अपने सनकी अंदाज में प्रिया को निहारते हुए ही बोला, इश्क नहीं जुनून है तू मेरा, हद से ज्यादा चाहा तुझे। वो सनकी प्यार है मेरा, ऐसे कैसे तुझे खुद से दूर जाने दूं मेरी जान तो तू है, मेरे हर अरमा भी तू है, और इस सनकी की सनक से भरी मोहब्बत भी तू है। जिया बागडे। इतना बोल वह झुककर प्रिया के होठों को अपने होठों से छू लेता है और उसकी कमर में अपनी बाह डालकर सो जाता है।
तो अंश अपने भाई के रिएक्शन को देखकर दंग रह जाता है, मगर वो कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वह भी बस प्रिया की कमर में अपनी एक बाह डालकर सो जाता है। अगली सुबह प्रिया तैयार होकर हॉल में बैठी हुई थी और वह अंश वंश दोनों के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अंश ने रात में उससे कहा था वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है घूमने के लिए, जिस वजह से प्रिया सुबह जल्दी ही तैयार होकर हॉल में आ जाती है और दोनों के आने का इंतजार करने लगती है। साथ ही उसके दिमाग में कुछ प्लान भी बन रहा था दोनों भाई को परेशान करने का, जिस वजह से वो अपने दिमाग में एक प्लान तैयार करती हैं दोनों ही भाई को सबक सिखाने का। यही सब सोचकर वो अभी खुश हो ही रही थी, उतने में ही वहां पर अंश वंश दोनों भाई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रिया खुश होते हुए ही बोली, चलो चलते हैं। इतना बोल वह घर से बाहर निकल जाती है तो दोनों ही भाई एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और प्रिया के पीछे निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वह दोनों ही कोई पालतू कुत्ते हो। अगर उन दोनों को कोई ऐसे देख ले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो, क्योंकि ये दोनों ही डेविल जिन्होंने आज तक कभी किसी लड़की की तरह नजरें उठाकर नहीं देखी, वही एक लड़की के पीछे पालतू कुत्ते की तरह चल रहे थे। यहाँ तक जिस लड़की ने भी इनके करीब आने की कोशिश की, इन दोनों ने उस लड़की को सीधे स्वर्ग भेज दिया, जिस वजह से सारे शहर की लड़की दोनों से डरती है और सभी इन्हें डेविल ब्रॉथर के नाम से पुकारता तो कोई सनकी ब्रॉथर के नाम से, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो इनके सामने ही कुछ बोल पाए। प्रिया, अंश और वंश तीनों ही कार में बैठे हुए थे और प्रिया दोनों भाई को अपनी बकवास बातें सुना रही थी। तभी उनकी कार एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है, जिसे देखते ही प्रिया झट से कार से बाहर निकल जाती है और उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और वो प्रिया के कॉलेज के सामने ही बना हुआ था, जिसे देखकर अंश और वंश दोनों ही भाई का मुंह बन जाता है। वंश मुंह बनाते हुए, ये तो कितनी हाइजेनिक जगह है, जान को ऐसी जगह पर नाश्ता करना पसंद है। वेरी बैड भाई, इतना बोल वह आंखों में चश्मा चढ़ा अंदर जाने लगता है। अंश अपने आप से बोला, अगर तुम्हारा प्यार पाना है जान तो तुम्हारे प्यार के लिए मैं राजा से भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ, मगर शर्त बस इतनी है, मुझे बस तुम्हारी नज़रों में भिखारी बनना होगा, दुनिया की नज़रों में नहीं। इतना बोल वह भी बड़े ही एरोगेंट अंदाज में चलते हुए ही अंदर जाता है और अपनी बीबी की बगल में बैठ जाता है। वो दोनों ही भाई जैसे ही अंदर जाते हैं, ठीक वैसे ही अंदर बैठे लड़के और लड़कियों सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं और सारी ही लड़कियां तो उन्हें देखकर आहें भर रही थी और उनके बॉयफ्रेंड मन ही मन दोनों भाइयों को गाली दे रहे होते हैं। जब प्रिया की नज़र वहां पर मौजूद लड़कियों पर पड़ती है, जो सारी ही उसके दोनों पतियों को घूर रही थी, जिन्हें देखकर प्रिया को पता नहीं क्यों मगर उन लड़कियों का घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है, जिसे वैसे देखकर वंश और अंश दोनों के चेहरे पर इविल मुस्कान आ जाती है और उन्हें ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि उनकी बीवी को उन लड़कियों से जलन हो रही थी जो उन्हें घूर रहे थे। सर मैडम आपके समोसे, बैटर वहां पर आकर 3 समोसे की प्लेट वहां पर रखकर बोला। उस बैटर की आवाज़ से वो तीनों होश में आते हैं और अपने सामने रखी प्लेट को देखते हैं। प्रिया तो समोसा देखकर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर दोनों भाई का अंदर से मुंह बन जाता है, मगर वह बाहर से शो नहीं होने देते हैं और प्रिया को देखने लगते हैं, जो समोसा का एक टुकड़ा तोड़कर उसे चटनी लगा रही थी, जिसे देखकर अंश भी वही करता है और जानवी वो जैसे ही उस टुकड़े को अपने मुंह में डालने वाली होती है, ठीक वैसे ही उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी दोस्त से बोली, कितने हॉट है ये यार और कितने ज़्यादा हैंडसम भी, मैंने आज तक इन दोनों से हैंडसम लड़के नहीं देखी, ये दोनों ही काफ़ी हैंडसम है यार। ये बोलते हुए ही वह आहें भरने लगती है। दूसरी लड़की, इनके फिजिक्स देखी है तूने, कमाल के होंगे यार, जब इनकी हाइट ही इतनी परफेक्ट है तो फिजिक्स भी कमाल के होंगे। काश में इन दोनों में से किसी एक की गर्लफ्रेंड होती तो कसम से यार बेड में मजा ही आ जाता। ये बोल वह भी आहें भरने लगती हैं। ठीक वैसे ही वहां पर मौजूद सारी ही लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं, जिन्हें ऐसे बातें करते हुए देखकर प्रिया का हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाता है और उसकी आंखें उन सबकी बात सुन सुनकर गुस्से से भर जाती है। तो उन लड़कियों की बात सुनकर तो दोनों डेविल भाई का मन कर रहा था वो अभी की अभी सबकी जान ले ले, मगर जब दोनों प्रिया को जलते देखते हैं तो उनका गुस्सा कम हो जाता है और वो प्रिया के एक्शन का इंतजार करने लगते हैं। तो प्रिया, जिससे सबकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसका गुस्सा अब आसमान छूने को था, वह उसी गुस्से में आकर टेबल पर रखा पानी का जग उठाती है और गुस्से में ही जाकर उन 2 लड़की के चेहरे पर झपाक की आवाज़ के साथ ही फेंक देती है। जैसे ही प्रिया जग का सारा पानी उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर डालती है, ठीक वैसे ही वह दोनों लड़कियों की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है, मगर अगले ही पल वह दोनों ही लड़कियां अपने हाथों से चेहरे पर आया पानी साफ कर जोर से गुस्से में चिल्लाए, हाउ डरे यू इडियट, क्या तुम सच में पागल हो जो इस तरह से पानी लाकर हमारे ऊपर फेंकी, सारे कपड़े खराब कर दी।
तदाक उस लड़की ने इतना बोली ही थी, उतने में ही एक तदाक की आवाज़ वहाँ पर गूंज जाती है और उन दोनों में से एक लड़की अपने चेहरे पर अपना एक हाथ रख लेती है तो दूसरी अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रख लेती है। तो दूसरी लड़की गुस्से में ही अपने गाल पर अपना एक हाथ रख बोली, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर पहले पानी फेंके और बाद में थप्पड़ लगाए, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ त। इतना बोलकर जैसे ही वह लड़की प्रिया पर हाथ उठाने वाली होती है, ठीक वैसे ही प्रिया बीच में ही उसका हाथ पकड़ उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगा जोर से चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे पति के फिजिक्स के बारे में बात करने की और उस पर अपनी गंदी नज़र डालने की, तू होती कौन है मेरे पति पर ऐसे गंदे कमेंट करने वाली, अगर हवस की इतनी ही भूख है तेरे अंदर तो जाकर मिटा ले किसी और से अपनी हवस, ऐसे दूसरे के पतियों पर नज़र मत डाल। पर प्रिया काफ़ी जोर से चिल्लाकर बोली। उन दोनों की बातों को सुनकर आसपास मौजूद सारे ही लोग बस उन्हें ही देखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी लड़की, देखो तुम बात को ज़्यादा बढ़ा रही हो और अगर इतनी ही जलन हो रही हमारे बोलने से तो तुम अपने पति को घर पर कैद कर क्यों नहीं रखती, ऐसे पब्लिक प्लेस में लेकर क्यों घूम रही हो जहाँ पे लोग तुम्हारे पति को देखकर कमेंट करें। दूसरी लड़की गुस्से में बोली। पहली लड़की, मेरी आंखें में जिसे चाहूँ उसे देखूं, तुझे उससे क्या? जिसे चाहे उसे देख, मुझे क्या, तू 1 के 700 या 50 के 700 मुझे कोई मतलब नहीं, मगर तू मेरे पति को देखने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं अभी इसी पल तेरी दोनों आंखों को फोड़ दूंगी, तेरे बालों को नोच कर तुझे टकली कर दूंगी और तेरे पहले से ही बदसूरत चेहरे को और ज़्यादा बदसूरत कर दूंगी। तू खुद को समझ क्या रही है, तेरा पति हैंडसम है, उसका घमंड है तुझे। पहली लड़की गुस्से में चिल्लाई, जाहिर सी बात है अगर मेरे पास इतना हैंडसम पति होगा, वो भी एक नहीं दो, तो मुझे तो घमंड होगा ही ना। जब मेरे पास इतने ज़्यादा हैंडसम और रिच पति है, हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा घमंड है, मगर तुझे देखकर लगता तू तो बस दूसरों के पतियों को अपने जाल में फंसाती है और उनके साथ सेक्स कर उन्हें छोड़ देती होगी। तेरी तो शक्ल देखकर ही लगता है तुझे इसकी कितनी बुरी लत है, खासकर शादीशुदा मर्दों के साथ करने पर। इतना बोलकर प्रिया शांत हो जाती है। देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, दूसरी लड़की बोली। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और ज्यादा पचर पचर की ना तो तुझे मैं अपने घर की मेड बनाकर अपने जूतों को साफ कराओ तुझसे, पर अपने घर काफी सारी बिल्ली और कुत्तों को पालकर उनकी पॉटी साफ कराओ तुझसे। इतना बोल वह घूरकर उन लड़की को देखने लगती है। प्रिया की बात सुनकर जैसे ही वह लड़की कुछ बोलने को होती है, ठीक वैसे ही अंश वहां पर आता है और अचानक से प्रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से बाहर निकलने लगता है, जिसके इस मूव से प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। तो वंश बेहद ही गुस्से में उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए देखकर बोला, तुम दोनों ने जान से बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें सजा मिलेगी और जैसा जान चाहती है ठीक वैसा ही होगा। अब से तुम हमारे पालतू पेट की गंदगी साफ करोगी और आज से ही करोगी। वंश बेहद गुस्से में ही उस लड़की को देखकर चिल्लाया। वंश की इतनी गुस्से से भरी नजरों को खुद पर देख उस लड़की का बदन कांप जाता है और उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखें ओझल होने लगती हैं। बाहर, जान तुमने मुझे ऐसे उठाकर क्यों लाया? आज तो मैं उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाने ही वाली थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर अपनी नजरों को डालने की, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। ये बोलते हुए ही प्रिया गुस्से में थी और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी वो क्या कर आई है, शायद उसे होश ही नहीं रहा होगा। शांत हो जाओ जान, अब वह लड़की तुमसे कभी भी नहीं उलझेगी, ना ही तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी पर अपनी नजरों को डालेगी। तो तुम आराम से हमारे साथ हमारे होटल चलो, मैं सेफ को तुम्हारे लिए बढ़िया से समोसे बनाने के लिए बोल देता हूँ। वंश वहां पर आते हुए ही बोला। समोसे टेस्टी तो होंगे ना? प्रिया अपना मासूम सा फेस बनाकर बोली। समोसे बिल्कुल तुम्हारी ही तरह टेस्टी होंगे जान। इतना बोल वंश कार के अंदर आ जाता है और फिर वह तीनों होटल के लिए निकल जाते हैं। जान, क्या तुम्हारा अपना होटल है? हाँ जान, हमारा अपना बड़ा 7 स्टार होटल है, अंश मुस्कुराते हुए ही बोला। तो फिर मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ और जिस रूम में चाहूँ रह सकती हूँ, वो भी फ्री में। अगर मेरा मन करे तो मैं किसी पर भी हुक्म चला सकती हूँ। ये बोलते हुए ही प्रिया काफ़ी सारे भावों को अपने फेस पर ला रही होती है। बिल्कुल, अंश प्यार से बोला और ऐसे ही बातें करते हुए ही वह तीनों एक काफ़ी बड़े से होटल, जो इस शहर का सबसे बड़ा होटल था, वहाँ पर आ जाते हैं, जो इन दोनों का ही होटल होता है। एक बड़े से प्राइवेट रूम के अंदर, जो किसी राजा महाराजा के महल की तरह था मगर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। उसी रूम के अंदर प्रिया एक बड़े से काउच पर बैठी हुई थी और उसके सामने काफ़ी सारे समोसे रखे हुए थे, वह भी अलग अलग तरह के समोसे, जिन्हें प्रिया अपने होठों को जीभ से चाटते हुए ही देख रही होती है। तो अंश और वंश दोनों के ही फेस पर प्रिया को खुश देखकर प्यारी सी मुस्कान होती है और वह दोनों अपने सामने रखे अपने घास फूस वाले खाने को देख रहे होते हैं।
और उसे देख कि वह खाने लगते हैं तो प्रिया भी उस समोसे को खाते ही अपनी दोनों आंखों को बंद कर ही बोली, वाह बड़े ही टेस्टी है ये समोसे, इतने टेस्टी तो कॉलेज की कैंटीन में बने समोसे भी नहीं होते हैं, जितने टेस्टी ये है, सच में मजा ही आ गया अब तो। ये बोलते हुए ही वह अपनी आंखों को खोलती है और अपना ही जुटा समोसा वंश के सामने कर बोली, जान लो खाकर देखो कितना टेस्टी है। इतना बोल वो अपना मुंह से बाइट किया समोसा वंश को देकर दूसरा समोसा उठाती है और उसे भी एक बाइट खाकर अंश को दे देती है। साथ ही वह खुद भी समोसे को खाने लगती है तो अपनी पत्नी के झूठे किए समोसे दोनों भाई न खाए ये तो हो ही नहीं सकता है। वह दोनों ही पूरा समोसा खा लेते हैं और ऐसे ही तीनों का नाश्ता हो जाता है लंच के टाइम पर, जिसके बाद प्रिया को काफ़ी बोरिंग लगने लगता है, जिस वजह से प्रिया अपने दोनों ही पति को देखकर बोली, जान चलो कोई मूवी देखते हैं, वैसे भी ऑफिस तो तुम्हें जाना नहीं है इसलिए हम बेडरूम में चलकर मूवी देख लेते हैं। इतना बोल वह खुद बेडरूम की तरफ बढ़ जाती हैं तो दोनों भाई एक नज़र वापस से एक दूसरे को देखते हैं और बेडरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो प्रिया खुद से ही रिमोट उठाकर मूवी लगा लेती है, मगर वो कोई भी नॉर्मल नहीं बल्कि एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी सिलेक्ट करती है और बेड पर चढ़कर बैठ जाती है। साथ ही वह दोनों भाई को अपने अगल बगल बिठा लेती है, मगर वो खुद नहीं जानती थी उसने ये मूवी लगाकर कितनी बड़ी गलती की है। उस मूवी की शुरुआत ही मेन लीड के रोमांस करने से होती है, जिसे देखते ही प्रिया के गाल एकदम शर्म से लाल हो जाते हैं और वह उस सीन को देख नहीं पाती है, जिस वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। साथ ही वह धीमी सी आवाज में बोली, जान चेंज करो ना, इस मूवी को ये अच्छी नहीं है। अंश शैतानी चमक के साथ, जान जब तुमने इतने प्यार से इस मूवी को लगाए हो तो क्यों ना हम इसे देखें। इतना बोलकर वह प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है और मूवी देखने लगता है। तो रह रहकर उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांस से भरे सीन आ रहे थे, वो भी भर भर कर, जिसे देखकर प्रिया का काफ़ी बुरा हाल हो रहा था और उसके अंदर अलग अलग अरमान पैदा होने लगे थे। तो वही अंश और वंश दोनों ही बिना किसी भाव के ऐसे मूवी देख रहे थे जैसे उन्हें उस मूवी में हो रहे इंटीमेट सीन से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मगर वह मूवी अभी आधी ही हुई थी, उतने में ही प्रिया का मूड बदल जाता है और वह टीवी को रिमोट से पूछकर काफ़ी गुस्से में ही दोनों भाई पर चिल्लाई, तुम दोनों बेशर्म इंसान, तुम दोनों के पास तुम्हारी सुंदर बीबी है मगर फिर भी तुम दोनों घूर घूर कर उस नंगी लड़की को देखे जा रहे हो जिसके बदन पर कपड़े भी नहीं है। तुम दोनों अपनी ही बीबी के सामने किसी दूसरी लड़की को कैसे घूर सकते हो। जाओ और मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली, जाओ निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुम दोनों से। और अंश तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो मगर तुम तो गंदे निकले, तभी तो दूसरी लड़की की बॉडी घूर रहे हो अपनी बीबी के होते हुए। क्या मैं सुंदर जवान नहीं, क्या मेरे पास सुंदर फिगर नहीं जो तुम दोनों उस फिरंगी को घूर रहे हो। इतना बोल प्रिया दोनों ही भाई को बेड से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपना मुंह फुलाकर औंधे मुंह लेट जाती हैं। तो इस तरह धक्का लगकर गिरने से दोनों ही भाई की आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। मगर जब वो देखते हैं उनकी बीबी उनसे नाराज है तो वंश टीवी बंद कर देता है और प्रिया के पास बेड पर वापस से चढ़कर बैठते हुए ही बोला, जान जब हमारे पास इतनी सुंदर और प्यारी बीबी है तो क्यों हम किसी और लड़की को देखें। अंश जान मुंह फुलाना बंद करो यार, हमने उस लड़की की बॉडी नहीं देखी, सच में हम तो बस मूवी देख रहे थे, उस लड़की को बॉडी नहीं। इतना बोल अंश प्रिया को जैसे ही अपनी बाहों में भरने को होता है ठीक वैसे ही प्रिया उसे घूर कर देखते हुए ही बोली, झूठ, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम उस लड़की की बॉडी को घूर रहे थे। मुझे पता है तुम ना उस लड़की की बॉडी को ही घूर रहे थे और जब तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की की बॉडी को देखा है तो जाओ यहाँ से, अब मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ रोमांस। इतना बोल वह वापस से मुंह फुला लेती है। जान कसम से हम उस लड़की को नहीं देख रहे थे, अंश परेशान सा बोला मगर प्रियाथी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से वंश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वह एक जोर का थप्पड़ खुद अपने गाल पर मार लेता है, जिस वजह से उस कमरे में एक आवाज़ गूंज उठती है। जैसे ही वंश खुद अपने आप को थप्पड़ मारता है ठीक वैसे ही प्रिया बुरी तरह से डर जाती है। तो अंश अपने भाई के पागलपन को जागते देखकर अपने सर पर अपना एक हाथ रख कुछ परेशान सा हो जाता है। वंश वापस से खुद को एक और थप्पड़ लगा, जोर से बोला, दूसरी लड़की को देखेगा, इतनी सुंदर बीबी के होते हुए दूसरी लड़की को देखेगा, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। ये बोलते हुए ही वह वापस से खुद को ही जोरों से थप्पड़ मारने लगता है, जिसे ऐसा करते देख प्रिया वंश का हाथ पकड़ बोली, क्या कर रहे हो जान, पागल हो गए हो जो ऐसे खुद को थप्पड़ मार रहे हो, रुको और ये पागलपन बंद करो। प्रिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे सजा मिलनी चाहिए जान, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इन आंखों ने, अपनी आंखों की तरफ इशारा कर, इन आंखों ने किसी दूसरी लड़की को देखा है, अब इन आंखों को सजा मिलनी चाहिए। एक काम करो जान, तुम ना इन आंखों को फोड़ दो, हाँ हाँ, इन आंखों को यही सजा मिलनी चाहिए।
तुम ना इन आंखों को ही फोड़ दो, इन आंखों ने गलती नहीं गुनाह किया है, तुम हमारी आंखों को फोड़ दो। ये सब बोलते हुए ही वंश पागल सन की नजर आ रहा था, जैसे वो किसी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट हो। वंश को पागल की तरह बिहेव करते देखकर और उसकी बातों को सुनकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डर के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वंश अंश के गाल पर भी जोर का थप्पड़ मार बोला, अंश की इन आंखों ने भी किसी और लड़की को देखकर गलती की है, जान तुम हम दोनों की ही आंखों को फोड़ दो ताकि हम कभी किसी और को देख ही ना पाए। ये बोलते हुए ही वह सच में सनकी नजर आ रहा था। बस करो जान, बस करो अब, और नहीं मैं तुम्हारा ये पागलपन और नहीं देख सकती हूँ, शांत हो जाओ। नहीं देखा तुमने किसी और को, तुम्हारी इन आंखों ने सिर्फ मुझे ही देखा है और तुम्हारे होठों ने मुझे ही छुआ है, मेरे अलावा किसी और को नहीं देखी तुम दोनों की इन आंखों ने, और मैं इस बात को मान रही हूँ। तो अब शांत हो जाओ और पागल की तरह बनना बंद करो, मुझे डर लगता है तुम्हारा ये रूप देखकर। इतना बोल वह रोने लगती है। वंश अचानक से नॉर्मल होते हुए ही प्रिया के सारे आंसू साफ कर बोला, आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी। इतना बोल वह प्रिया के गले से लग जाता है तो प्रिया भी उसे रोकती नहीं है, वो बस खामोश सी अपने मन में बोली, ये दोनों ही पागल सन की इंसान है, तू चाहकर भी इन दोनों से पीछा नहीं छुड़ा सकती है, और तूने इनसे पीछा छुड़ाने का सोची तो या तो ये खुद को दर्द देगे या तुझे दर्द देगे, और दर्द सहने से अच्छा होगा तुम इन पर हुक्म चलाते हुए आराम से जी, वरना तूने हुक्म नहीं चलाया तो ये दोनों तुझे गुलाम बना लेंगे, और जब तुझे यहाँ पर इनके साथ रहना ही है तो हर तरह से सुखी होकर रहना, डर कर या घुट कर मत जी। इतना सोचकर प्रिया अपने सारे आंसू साफ कर लेती है और धीरे से वंश से अलग होकर उसकी आंखों में देख बोली, जान क्या आज अपनी जान को प्यार नहीं करोगे? अब तक तुमने अपनी जान के साथ जबरदस्ती की है, मगर आज मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्यार करो और आज हम वो सब करें जो आज से पहले नहीं किया। इतना बोल वह अंश की तरफ देखती है तो अंश प्रिया की बात सुनकर उसे ही देख बोला, तुम वंश के साथ एंजॉय करो, मैं घर जाता हूँ। इतना बोल वह जैसे ही वहां से उठने को होता है तो प्रिया उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लेती है, जिसके ऐसे रोकने पर अंश पलट कर उसे देखता है तो प्रिया मासूम सी नजरों के साथ ही बोली, जब पति दो है तो प्यार भी दोगुना मिलना चाहिए ना, और आज तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही मुझे खुश करो, मगर आज मैं दर्द नहीं सुकून चाहती हूँ और वो महसूस करना चाहती हूँ जो मुझे महसूस होना चाहिए। तुम समझ रहे ना मेरी बात को? प्रिया उन दोनों को ही देख कर बोली। प्रिया की बात सुनकर वंश और अंश दोनों ही एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और प्रिया को देखते हैं जिसने उन दोनों का ही हाथ पकड़ रखी थी और दोनों को ही एक साथ अपने ऊपर बेड पर खींच लेती है, जिसके ऐसा करने पर अंश और वंश दोनों ही उसे देखने लगते हैं। जान लव मी, इतना बोल वह अपनी ड्रेस की चेन खुद खोल उसे अपने कंधे से नीचे खिसका देती है और दोनों की आंखों में देखने लगती है और उन्हें अपने ऊपर आने का इशारा करती है, जिसे समझकर अंश एक गहरी सांस लेता है और धीरे से प्रिया के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है। तो वंश का ये देखकर गला सूखने लगता है और जैसे ही वह वहां से जाने को होता है ठीक वैसे ही प्रिया उसका एक हाथ पकड़ उसे रोक लेती है, जिसके ऐसे रोकने से वंश रुक जाता है और प्रिया को देखता जो अंश को खुद से किस कर रही थी और उसकी आंखें बंद थी, मगर फिर भी उसने उसे रोक रखी थी, जैसे उसने ठान लिया था आज वो इन दोनों के साथ में रोमांस करेगी। वंश भी अब खुद को और नहीं रोकता और वह अपनी शर्ट की बटन खोलकर अपने सारे कपड़ों को निकाल देता है और वापस से बैग में चढ़कर प्रिया के पैरों को चूमने लगता है। तो अंश अब होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और अंश की हर एक किस से उसकी आह निकल रही थी। कुछ ही देर में अंश के और प्रिया दोनों के भी कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। प्रिया और वंश एक दूसरे को किस कर रहे थे तो अंश प्रिया के ऊपर ही उसकी बॉडी पर अपना हाथ जमा रहा था और उसकी आंखें बार बार प्रिया के अंदर मुख करने में बंद हो रही थी। आधे घंटे तक प्रिया को प्यार करने के बाद जैसे ही अंश प्रिया से अलग होता है ठीक वैसे ही प्रिया अपनी आंखों में डिजायर लिए हुए ही वंश को देख बोली, जान अब तुम्हारी बारी है, मगर तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया। इतना बोल वो अंश को देख अपना मुंह बना लेती है। मैंने तुम्हें दर्द ना हो इस बात का ध्यान रखा जान, और तुम बोल रही मैंने तुम्हें खुश नहीं किया? अंश मुंह लटका कर बोला। प्रिया मुंह बनाते हुए, दर्द नहीं देने को कही थी मगर मुझे खुश करने को तो बोली थी, मगर तुम उसमें फेल हो गए। अब तुम्हारे भाई की बारी है, जब उसका हो जाए तब तुम वापस से आ जाना, मगर इस बार अच्छे से करना सब। इतना बोल वह मुस्कुरा देती है और वंश को देखती है तो वंश के होठों पर एक चमक आ जाती है प्रिया की बात सुनकर और वह प्रिया के ऊपर आकर उसे किस करते हुए ही उसमें एंटर करता है और उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगता है, जिस वजह से प्रिया की इस बार तेज सिसकी निकल रही होती है।
और उसके चेहरे पर दर्द के साथ सुकून भी नजर आने लगता है। साथ ही प्रिया की आंखों में आंसू भी होते हैं और वो उसी आंसुओं से भरी नजरों के साथ वंश को देख बोली, पहले मुझे दर्द दिया और आज सुकून दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्या सच में तुम दोनों बदल गए या बस नाटक कर रहे हो? ये बोलते हुए ही उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया वो कम तो नहीं कर सकता जान, पर अब से कोशिश रहेगी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुकून देने की, वंश प्यार करते हुए ही बोला। जिसे सुन प्रिया ने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली और वंश के प्यार को महसूस करने लगी। तीनों ही हस्बैंड वाइफ रात के करीब 12 बजे तक एक दूसरे को प्यार करते हुए ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और सबसे ज्यादा थकान तो प्रिया के चेहरे पर नजर आ रही थी। और थकान हो भी क्यों ना, अपने दो डेविल पतियों का प्यार एक साथ जो पाए वो भी घंटों तक, जिस वजह से वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उससे अब बैठा भी नहीं जा रहा था और वह बुरी तरह से थक कर बेड पर ही लुढ़क जाती है। जिसे ऐसे देखकर अंश प्रिया को अपनी गोद में उठाकर ही बाथरूम में ले जाता है और उसे अपने ही साथ सावर के नीचे खड़ा कर नहलाने लगता है। प्रिया के अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैर पर खड़ी भी हो सके, जिस वजह से अंश ने उसे संभाल कर खुद से चिपका रखा था। और करीब 20 मिनट तक पानी के नीचे खड़े रहने के बाद अंश उसे वापस से गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। साथ ही उसे दूसरे कपड़े पहनाकर आराम से लिटा देता है और अपने कपड़ों को पहनने लगता है। तो अंश से बोला, मैंने खाना ऑर्डर किया है, अगर बैटल आए तो जान को खिला देना, मैं सावर लेकर आया। इतना बोलकर वंश जमीन में पड़े सारे कपड़ों को समेटकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में बैटर खाना भी ला देता है। जिसके बाद अंश प्रिया के पास जाकर प्यार से उसे जगाते हुए ही बोला, जान खाना आ गया है, चलो कुछ खा लो, उसके बाद आराम कर लेना। अंश प्यार से प्रिया के बालों पर हाथ फेरते हुए ही बोला, नहीं जान, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं बैठ भी सकूं, तुम खुद खा लो, खाना मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया अपनी कमजोर सी आवाज में ही बोली। अंश प्रिया को अपनी गोद में उठा सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वंश भी नहाकर बाहर आता है और उन दोनों के पास ही आकर बैठ जाता है और प्रिया को देखता है, जो अंश के सीने से ऐसे लगी थी जैसे कोई मासूम सा खरगोश हो, जिसे वैसे देखकर वंश के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह प्यार से प्रिया को देख खाने का निवाला बनाता है और प्रिया के होठों के सामने कर बोला, जान मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। प्रिया धीरे से आंखें खोल वंश को देखती है और उसके हाथों से बना निवाला खा लेती है और अपनी आंखों को खोल वापस से वंश को देखने लगती है। वंश प्रिया को खाना खिलाते हुए ही बोला, जान सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही हो गया, पर प्रॉमिस अब नेक्स्ट टाइम से हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। वंश की बात सुन प्रिया बस उसे देखने लगती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं है। तो अंश खुद भी खा रहा होता है और प्रिया को भी खिला रहा होता है और ऐसे ही वह तीनों खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद प्रिया को अपने अंदर थोड़ी एनर्जी महसूस होती है, जिस कारण वह अंश को देख बोली, जान मुझे घर ले चलो, अगर मैं घर में रही तो आराम से जितने चाहे उतने बजे तक सो सकती हूँ, मगर मुझे होटल में नहीं सोना। अब इतना बोल वह मासूम और क्यूट सा फेस बना लेती है। तो प्रिया के प्यारे से फेस को देखकर दोनों भाई के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वंश प्रिया को अपनी गोद में ही उठाकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। तो अंश भी उसके पीछे ही बाहर चला जाता है। वो दोनों ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वह घर पहुंच भी जाते हैं, पर रास्ते में ही प्रिया सो चुकी थी, जिस वजह से वंश उसे कमरे में लाकर ऐसे सुला देता है जैसे वो किसी मोम की गुड़िया हो और खुद भी प्रिया के पास सो जाता है। इनफैक्ट वह तीनों ही एक दूसरे को हक कर सोए होते हैं। अगली सुबह जब प्रिया की आंखें खुलती हैं तो ऑलरेडी सुबह के 11 बज चुके थे और उसके दोनों ही पति ऑफिस जा चुके थे। बिना प्रिया की नींद खराब किए ही प्रिया चारों तरफ देखती है, मगर उसे दोनों ही भाई कहीं नहीं दिखते हैं। जिसे देखकर प्रिया खुद से ही बोली, ये दोनों तो ऑफिस चले गए होंगे, मैं अब घर में अकेले रहकर क्या करूँगी, मुझे मम्मी पापा के पास चले जाना चाहिए। वैसे भी उस दिन के बाद से मैं उनसे मिली ही नहीं। एक काम कर प्रिया, अभी 11 बज रहे हैं, तू मम्मी पापा के पास शाम तक रुक लेना और जान को बोल देना वो लौटते हुए मुझे साथ लेते आए घर से। इतना सोच वह बेड से नीचे उतरती है और बाथरूम में चली जाती है। तो दूसरी तरफ एक बड़े से वीरान से घर के अंदर, जो देखने में सच में किसी खंडहर की तरह था, उसी घर के एक बड़े से कमरे के अंदर जो पूरी तरह से ब्लैक रंग से रंगा हुआ था और उस कमरे के अंदर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सन्नाटे के बीच एक आदमी अंधेरे में एक चेयर पर बैठा हुआ था। उस अंधेरे से भरे कमरे में उस आदमी का चेहरा देख पाना काफी मुश्किल था और कुछ समझ आ रहा था तो वो था एक चेयर की टिक टिक की आवाज जिसमें वह बैठा हिल रहा होता है।
और सामने दीवार पर शायद कोई तस्वीर थी मगर अंधेरे में समझ नहीं आ रही थी। और वह आदमी उस दीवार को ही घूरते हुए खुद से बातें करते हुए बोला, 15 साल, पूरे 15 साल हो गए मुझे, मैं कब से अपने बदले के लिए तड़प रहा था, मगर हर बार नाकामयाब हुआ। मगर अब नहीं, अब बिल्कुल भी मैं अपने बदले को लेने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कमजोरी मुझे मालूम हो चुकी है और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे तुम दोनों से बदला लेना है, वो बदला जिसके लिए मैं पिछले 15 सालों से तड़प रहा हूँ। ये बोलते हुए ही वह आदमी जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही शैतानी अंदाज में बोला, मैं लौट रहा हूँ भतीजे तुम पर कहर बरसाने और तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने और तुमसे तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी जान को छीनने के लिए है। प्रिया फ्रेश होने के बाद जल्दी से तैयार होती है और नाश्ता कर वह ड्राइवर से अपने घर जाने का बोल देती है। साथ ही वह एक ग्रुप बनाती है जिसमें वह खुद अपने आप को एडमिन बनाती है और अपने दोनों पति को ग्रुप मेंबर, साथ ही वह उसमें एक मैसेज टाइप करती है, जान मैं अपनी माँ और पापा के घर जा रही हूँ, सारा दिन वही रहने वाली हूँ, तो तुम दोनों मुझे लौटते समय ले आना, इतना टाइप कर वह भेज देती है। और मोबाइल हाथ में पकड़ खुश होते हुए खुद से ही बोली, वैसे दोनों ही भाई बुरे नहीं है, दोनों काफी अच्छे हैं, बस वंश थोड़ा सनकी है, मगर कोई बात नहीं, मैं उसे भी सुधार दूंगी, और रही बात अंश की तो मैं उसे भी सुधार लूंगी और उन दोनों को अपना दीवाना बना ही लूंगी। वैसे भी ये दोनों काफी हैंडसम है, रिच है, हर चीज में परफेक्ट है और लड़कियों के हैंडसम हन भी है, अगर मैं दोनों के साथ रहती भी हूँ तो कोई खराबी नहीं है। इतना सोच वह मुस्कुराने लगती है और रात को जो कुछ भी हुआ उसे याद कर शर्माने लगती है। दूसरी तरफ अंश और वंश दोनों ही इस समय मीटिंग हॉल में होते हैं और दोनों की ही जरूरी मीटिंग चल रही थी। तभी उन दोनों का ही मोबाइल एक साथ में बजता है, जिस वजह से अंश और वंश दोनों का ही ध्यान मोबाइल पर जाता है। मगर अंश उसे इग्नोर कर मीटिंग पर ध्यान देता है तो वंश वह एक नज़र मोबाइल को देखता है जिसमें उसे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में मैसेज आया था, साथ ही प्रोफाइल में प्रिया की फोटो भी थी, जिसे देखकर वंश मोबाइल हाथ में उठाता है और प्रिया का मैसेज पढ़ता है। प्रिया का मैसेज पर उसके होठों पर हल्की सी प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से "ओ" कितना लिखकर भेज देता है, जिसके मैसेज सेंड करते ही अंश का मोबाइल वापस से बज उठता है। ये देखकर अंश की बुहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं और वो वापस मीटिंग में ध्यान देता है। कार में बैठी प्रिया वंश के मैसेज को पर सरा सा मुंह बनाकर इमोजी भेज देती है, मुंह मुड़काने वाला स्मर्क, और इसके साथ लिखती है, बस और कुछ नहीं। वंश का जवाब, तुम बताओ क्या बोलूं जान। प्रिया, मेरे लिए आइसक्रीम लाना और साथ में चॉकलेट भी, वो भी लंबी और बड़ी वाली। वंश शरारती अंदाज में, रात में तो उतनी बड़ी और लंबी चॉकलेट खाई, अब और कितनी बड़ी चाहिए। वंश का जवाब प्रिया को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह वापस से लिखी, मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, बड़ी वाली, और आइसक्रीम भी। वंश, ठीक है जान, तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हें दोनों मिल जाएगा। प्रिया खुश होकर आई लव यू जान लिख देती है, जिसे पढ़कर तो वंश के दिल गिटार बजने लगते हैं। तो अंश जब उसे ऐसे इतना खुश देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसका मोबाइल भी बार बार शोर कर रहा था और उस हॉल में बैठे सारे ही एम्प्लॉई एकदम हैरान होते हैं वंश को पहली बार इतना खुश और मुस्कुराते हुए देखकर, मगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत ना थी जो कोई भी वंश को नजरें उठाकर देख भी सके। जब अंश बार बार मोबाइल बजते देखता है तो सारे ही एम्प्लॉई को हाथ के इशारे से ही जाने का बोल खुद अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें काफी सारे मैसेज होते हैं। अंश उन सभी मैसेज को पढ़ने लगता है और जब खुद कुछ टाइप करने को होता है तो प्रिया का मैसेज आता है, बाय जान मेरा घर आ गया, इतना सेंड कर, वो डाटा भी ऑफ कर देती है। तो अंश जो मैसेज टाइप करने वाला था उसका मुंह उतर जाता है और वह वंश को देखता है जो काफी खुश नजर आ रहा था, जिसे वैसे खुश देखकर अंश बोला, तो तुम जान से बात कर रहे थे इतनी देर से और मुझे बताया तक नहीं, ऐसा क्यों? तेरे भी तो पास मोबाइल है, तुझे भी तो जान ने ग्रुप में ऐड किया है, तूने क्यों नहीं देखा मैसेज? वैसे भी मेरे लिए तो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जैसे ही मैंने देखा जान ने मुझे मैसेज भेजा है, ठीक वैसे ही मैंने जान से बात करना शुरू कर दिया। वैसे भी जो बात मैसेज करने में है वो बात सामने से करने में नहीं। वंश काफी खुश होते हुए बोला, तुझे बढ़िया आ रही थी डबल मीनिंग बातें करनी। अंश मैसेज दिखाते हुए बोला, अब तेरे पास ये टैलेंट नहीं है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी बीबी है मेरी, अगर मैंने डबल मीनिंग बातें कर भी ली तो कोई परेशानी नहीं। इतना बोलकर वह आंख बंद कर देता है तो अंश बस खामोश सा रहता है। प्रिया अपनी माँ और पापा दोनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और दोनों के ही गले लग जाती है, मगर वह दोनों ही प्रिया को देख थोड़े परेशान से बोले, हमने तो कहा था बेटा तुम भाग जाओ ये से, तो फिर तुम भागी क्यों नहीं?
क्यों वापस आ गई उसी नर्क में, प्रिया की माँ रोते चिल्लाते बोली। मैं भाग जाना चाहती थी माँ, इनफैक्ट मैं भाग ही गई होती अगर वह वंश मुझे ढूंढ ना लिया हो। मगर मैं अब नहीं भागना चाहती माँ, मैं सच में नहीं भागना चाहती, क्योंकि मैं जितना भागूंगी दोनों के गुस्से का शिकार उतना ज्यादा ही होगी। और मैं उनके गुस्से का शिकार नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं उन दोनों के साथ ही रहूंगी और उन दोनों को अपना पति भी मान लूंगी। वैसे भी शायद यही मेरी किस्मत होगी जिसमें मुझे दो पतियों का प्यार एक साथ ही मिले। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। पागल हो गई हो प्रिया, तुम एक साथ दो पतियों के साथ रहोगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? प्रिया के पिता बोले। नहीं पापा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि मैं समझ चुकी हूँ वो दोनों ही मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वो दोनों सच में मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं पापा। वंश तो मेरे लिए पागल ही है और अंश वो मुझे दर्द ना हो इसलिए खुद अपनी भावनाओं को मुश्किल से काबू करते हैं।